मैं अपने क्लास में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मेरा जो लेक्चर है वो होगा हाइड्रोलिक टरबाइंस के ऊपर। जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपको समझा चुका हूँ और कई लेक्चर इस पर दे चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इसमें है वो होता है हेड्स एंड एफिशिएंसीज। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी अगर हम हाइड्रोलिक टरबाइंस अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिले। जैसा मैंने आपको बताया है कि टरबाइंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमें मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त करना। और अगर हम टरबाइंस को जनरेटर के साथ कपल कर देते हैं तो क्या होता है, हमको मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टरबाइन है हमारे पास। यानी अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी से ज्यादा मिलेगी। उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें इसके बारे ये जानकारी जाननी बहुत जरूरी होती है कि हेड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हेड्स के बेसिस पे ही हम टरबाइन का सिलेक्शन करते हैं। जितने भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं वहां पे हेड्स नेचुरल अवेलेबल होते हैं। हम हेड्स को बना नहीं रहे हैं, हम हेड्स को नेचुरल अवेलेबल करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेड्स होते क्या है। जनरली दो तरह के हेड होते हैं, एक होता है ग्रॉस हेड और एक होता है इफेक्टिव हेड। नेट है, ग्रॉस हेड और इफेक्टिव हेड। जितनी भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जनरली वो कैलकुलेशन सारी हमारी इफेक्टिव हेड के ऊपर हमारी कैलकुलेशन होती है। जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होती है वो सारी कैलकुलेशन हमारी जो है इफेक्टिव हेड के ऊपर होती है। जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैं पहले लेक्चर में आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ग्रॉस हेड क्या होता है। तो ग्रॉस हेड क्या होता है, जो भी वाटर का लेवल होता है हेड रेस और टेल रेस के बीच का, उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस हेड। देखिए ये ग्रॉस हेड है, दिस ग्रॉस हेड रेस है, ये दिस हेड रेस। ये क्या है, ये है टेल रेस। जहाँ पानी अंदर जा रहा है टरबाइन से टकराने के बाद, जहाँ पानी जा रहा है वो टेल रेस है। जहां से पानी आ रहा है पानी जो व्हाइट है वो हेड रेस है। दोनों के लेवल को अगर माइनस करेंगे तो ग्रॉस हेड आएगा। लेकिन एक्चुअली ये हमें ग्रॉस हेड एच जी यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि पानी जो डैम से, ये डैम है जैसे मैंने आपको बताया था, ये डैम है, ये डैम है हमारे पास। जब पानी डैम से पाइप के अंदर फ्लो करता है तो हमेशा कुछ एनर्जी का लॉस होता है, यानी कुछ हेड का लॉस होता है। उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन हेड। दिस फ्रिक्शन हेड, इसे कहते हैं फ्रिक्शन हेड। फ्रिक्शन हेड। तो एच एफ क्या है, फ्रिक्शन हेड है। एच एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ये एच एफ इज इक्वल टू होता है 4FL V स्क्वायर बाई 2dg। अब आप देखिए यहाँ पे जो एच एफ है ये प्रोपोर्शनल किसके है, एल के प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एच एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसलिए स्ट्रेट लाइन दी हुई है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। यानी एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पाइप। वी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप। पाइप के अंदर लिक्विड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी पाइप के अंदर फ्लूइड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। हमारे हमें यहाँ पे इस वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप का डायमीटर कैसा है। ये इक्वेशन कौन सी होती है, दिस इज कॉल्ड डार्सी वेस्बैक इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया था डार्सी वेस्बैक इक्वेशन होती है जिससे हम लोग मेजर फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअल हेड जो हम कैलकुलेशन यूज करते हैं वो ये वाला एच यूज करते हैं। और ये जो एच होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। माइनस एच इसमें और दिया हुआ है, एच यहाँ पे केवल क्या है, टेल रेस से इस टरबाइन के ब्लेड की हाइट कितनी है। हालांकि मैक्सिमम जगह हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इन जनरल आप कभी देखिएगा तो हम लोग यूज करते हैं एच जी माइनस एच एफ। तो इसे कहते हैं नेट और इफेक्टिव हेड। तो क्या होता है, नेट और इफेक्टिव हेड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज नोन एज नेट और इफेक्टिव हेड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा आप लोग बहुत अच्छी तरह समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसको ग्रॉस हेड और इफेक्टिव हेड
क्या होते हैं। अब हम जो आगे चलते हैं इस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं एफिशिएंसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल और है कि आखिर जो एफिशिएंसी होती है ये क्या होती है। एफिशिएंसी है, कौन कौन सी एफिशिएंसी होती है और किस तरह से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिले, जहां पे लॉस ज्यादा हो रहा है उस लॉस को मिनिमाइज करें। तो कौन कौन सी एफिशिएंसी होती है, पहले तो हम ये इसमें पढ़ेंगे एफिशिएंसी होती कौन कौन सी है। पहले, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक लेआउट बताना चाहूंगा इस टरबाइन के बारे में, कि किस तरह से इसका हम जो है एक लेआउट हम लोग डिसाइड करते हैं। जनरली होता क्या है कि ये जो हमारे पास टरबाइन होती है, होता क्या है जनरली, समझ लीजिए पहले आप कि हमारे पास ये एक पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप से लिक्विड आता है। यहाँ पे क्या होता है कि नोजल लगा होता है, नोजल के थ्रू किस तरह से टरबाइन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इस नोजल से फ्लूइड टकराता है। सबसे पहले कहाँ टकराता है, ये होता है यहाँ पे रोटर, ये रोटर होता है। इस रोटर में क्या होता है, ब्लेड लगे होते हैं, ऐसे ब्लेड, यहाँ ब्लेड लगे होते हैं। इसका ना रोटर घूमता है। इसका सबसे पहले जो नोजल से जो फ्लूइड निकल रहा है अपनी एनर्जी को रोटर में ट्रांसफर करता है। इसे रोटर कहते हैं, या कभी कभी इसको हम पॉकेट भी कहते हैं। अब इस रोटर के अंदर जो है एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट के ऊपर रोटर लगा होता है। शाफ्ट के ऊपर कहने का मतलब होता है ये, जैसे ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है। इस शाफ्ट के ऊपर रोटर लगा होता है, ऐसे करके शाफ्ट में रोटर लगा होता है। और क्योंकि रोटर में ही ब्लेड लगे होते हैं, तो जब ब्लेड पे लिक्विड टकराता है तो रोटर घूमता है। सबसे पहले अपनी एनर्जी को, ये जो सबसे पहले ये अपनी एनर्जी को जो ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है हमारे पास, ट्रांसफर करता है, रोटर को ट्रांसफर करता है। उसके बाद फिर रोटर को ट्रांसफर करने के बाद ये जो हमारा, होल्ड करिएगा जरा, अब रोटर में ट्रांसफर करने के बाद यानी रोटर से एनर्जी जाती है, शाफ्ट पास जाती है। यानी क्या हो गया, पहले एनर्जी नोजल से निकली, नोजल से निकलने के बाद किसमें गई, रोटर में गई, और रोटर से निकलने के बाद हमारी एनर्जी गई शाफ्ट में गई। यानी नोजल में जो भी एनर्जी, नोजल से जो एनर्जी आती है, ये एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। रोटर इसको चेंज करता है, किसमें करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक पावर में। और यहां से फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो यानी कहाँ का कन्वर्जन हो रहा है, पहले काइनेटिक एनर्जी से गई हमारे पास, रोटर में गई, रोटर से फिर शाफ्ट में गई। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने इसकी एफिशिएंसी को डिसाइड किया है। सबसे पहले होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। क्या होता है, पावर डेवलप बाय रनर या रोटर, बाकी की रोटर का है, रनर का है, रोटर ऑब्लिक पावर सप्लाई एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और कितनी काइनेटिक एनर्जी को रोटर कन्वर्ट कर रहा है, या कितना हमें हाइड्रोलिक एनर्जी मिल रही है, कितना हमें आउटपुट रोटर से मिल रहा है, वही हो गया पावर डब्ल्यू बाई द। इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब आपने देखा होगा कि इस वाले लास्ट लेक्चर में मैंने इस फार्मूले को कैलकुलेट किया था, ये वाला फार्मूला कैलकुलेट किया, कितनी पावर जो है रोटर बना रहा है और कितनी एनर्जी नोजल के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे नोजल के पास कितनी पावर एनर्जी अवेलेबल होगी, रो क्यू जी एच, ये फार्मूला होता है।
पोटेंशियल एनर्जी यही होती है। तो ये जो जी और रो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट इंटू क्यू इंटू एच। क्यू ए क्या है, कितनी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, वॉल्यूम फ्लूइड का वॉल्यूम, या कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड अवेलेबल है। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम जो इस इक्वेशन को हम लोग, ये इस इक्वेशन को हम लोग एच आर भी लिख सकते हैं। एच आर इसे कहते हैं हम लोग हेड डेवलप्ड बाय द रनर। एच आर हो गया हेड डेवलप्ड बाय द रनर ऑब्लिक एक्चुअल हेड अवेलेबल एट द नोजल। तो यानी कि हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को हम एच आर ऑब्लिक एच भी कह सकते हैं। एच आर क्या हो गया, एक्चुअल हेड डेवलप्ड बाय द रोटर, और एच क्या हो गया, इफेक्टिव हेड एट द नोजल। तो इस तरह से जो है हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी एफिशिएंसी पे आते हैं। नेक्स्ट अगर एफिशिएंसी पे हम लोग आते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये नोजल हो गया, फिर बता देता हूँ मैं आपको बार, ये आ गया रोटर हो गया, ये रोटर हो गया, और ये हो गया हमारे पास शाफ्ट। ये शाफ्ट, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ आ गया पावर डेवलप बाय द रनर या रोटर, और पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। ये जब दोनों इसके बीच में जब एनर्जी हमारी इस एक्स शाफ्ट से, ये शाफ्ट है, जब शाफ्ट से ये रनर है, जब एनर्जी रनर से शाफ्ट में ट्रांसफर होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, इसको कहते हैं मैकेनिकल लॉस। ठीक है ना। तो एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, कितनी पावर शाफ्ट को मिली और कितनी एनर्जी हेड रोटर के पास थी। तो पावर डेवलप बाय टरबाइन रनर और पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगी हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी, राइट। तो P को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट पावर, और WQHR को हम लोग डिनोट करते हैं पावर अवेलेबल एट द टरबाइन। इसको फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, जैसे पहला मैंने फार्मूला बताया था उसी कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 97 to 99% तक के बीच में होती है। थर्ड एफिशिएंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब देखिए होता क्या है कि ये नोजल है, इस नोजल से पानी निकल रहा है, और ये क्या है हमारे पास, ये बकेट है। तो जितना पानी नोजल से निकल रहा है, मान लिया क्यूब पानी निकल रहा है पास से, लेकिन एक्चुअल होता है जब पानी नोजल से निकलता है, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो जमीन पे में गिर जाता है बिना इससे टकराए, इससे टकराता भी नहीं पानी, कुछ पोर्शन जमीन पे फ्लोर पे ऐसे ही गिर जाता है। इसका मतलब एक्चुअल पानी से टकराएगा वो क्यू ए टकराएगा, ना कि क्यू टकराएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्यू ए है इज ऑलवेज लेस देन क्यू। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर, कितना पानी इस रनर से टकराया, डिवाइड बाय कितना पानी जेट से निकल रहा है, वाटर सप्लाइड पर सेकेंड बाय द जेट, दोनों को डिवाइड करोगे क्यू ए बाई क्यू आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी जनरली 9.97 to 0.99 के बीच में होती है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीन एफिशिएंसी मैंने आपसे डिस्कशन करी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी इसमें हम और फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका नाम होता है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी नथिंग एल्स, इट इज ए जस्ट ए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ओवरऑल का मतलब यहाँ पे ये है कि हम शुरू से लेके आखिरी तक ये देख लें कि कहाँ कहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है। पहले इनपुट देख लो, आखिरी इनपुट देख लें। जैसे कि सपोज करिए कि हमने ये नोजल था,
ये रोटर पावर थी, ये रोटर था, ये पावर शाफ्ट है। शाफ्ट क्या बना रहा है? मैकेनिकल एनर्जी बना रहा है। यहाँ पर क्या अवेलेबल है? काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, हमने सीधे आउटपुट क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल एफिशिएंसी। यानी कहने का मतलब है पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट पावर अवेलेबल फ्रॉम द टरबाइन। बीच वालों को हमने सबको स्किप कर दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। शार्प पावर ऑब्लिक वाटर पावर, यानी जो नॉजल से हमें एनर्जी मिल रही है इसको हम लोग वाटर पावर भी कहते हैं, और इसको WQS से हम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका ओवरऑल फॉर्मूला देखें तो हम कहते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू वॉल्यूम एफिशिएंसी। इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसे ओवरऑल एफिशिएंसी का नाम देते हैं। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दिस इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो हमारे पास फार्मूला ये बन के आ जाएगा। ये इस क्योंकि QA से QA कट जाएगा और HR से HR कट जाएगा, तो फार्मूला आएगा P by WQH। तो P क्या हो गया? पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, और WQH क्या हो गया? पावर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ नोजल। तो इस तरह से जो है हम इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट, ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको और बहुत जल्दी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।